इंडिया में जब बिजनेस करने की बात आती है तो यहाँ पे सबसे बेसिक अप्रोच प्रॉफिटेबिलिटी या तो प्रॉफिट देखा जाता है और ये बिल्कुल सही बात है। बट जब इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट करने की बात आए और 2009 के बाद से जब ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था ये बिल्ड होना शुरू हुआ था, तो वहाँ पे जो स्टार्टअप की अप्रोच होती है वो चेंज होकर रेवेन्यू हो जाती है। वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी मायने नहीं रखती है। और एज अ स्टार्टअप फाउंडर जब बात आती है रेवेन्यू जनरेट करने की, तो राइट बिजनेस मॉडल को फाइंड करना और उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना होता है। अब चाहे वो आप सेल से करें, एडवर्टाइजमेंट से करें, सब्सक्रिप्शन से करें या किसी और अदर क्रिएटिव सोर्स से। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर स्टार्टअप की जो अप्रोच है वो रेवेन्यू है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी, तो जो स्टार्टअप के फाउंडर्स है वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे और समझेंगे कि हाउ स्टार्टअप फाउंडर्स मेक मनी इवन हिज स्टार्टअप इज इन प्रॉफिट और लॉस। वेल, आपके साथ मैं शेयर करूंगा ऐसे 8 तरीके, और उसमें से एक तरीका मेरा भी फेवरेट है, और इस वीडियो को पूरा देखेगा तब समझ में आएगा कि वो तरीका इतना पावरफुल क्यों है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट तरीके से, और वो है इक्विटी ओनरशिप। आप भी जानते हैं कि जब कोई भी फाउंडर अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके स्टार्टअप में उसकी कुछ % इक्विटी होती है, और जैसे जैसे उसका स्टार्टअप ग्रो होता है वैसे वैसे उसकी इक्विटी है वो भी ग्रो होने लगती है, और जिसके बाद वो उसको सेल करके कैश ले सकता है। बट जो स्मार्ट फाउंडर होता है वो अपनी इक्विटी को होल्ड करता है, उसको सेल नहीं करता, क्योंकि उसके पास और ऐसे 7 तरीके हैं जिससे वो पैसे बनाता है, और जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। अब इसी में एक एग्जांपल समझते हैं। मेटा के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, कुछ डेटा के अकॉर्डिंग उनके पास मेटा में 10 to 13% इक्विटी है, जिसकी वैल्यू है $60 to 65 बिलियन। अब भाई सोचिए कि 10 to 13% की जो वैल्यू है 60 to 65 बिलियन डॉलर है, तो मेटा कंपनी की वैल्यू कितनी होगी। बढ़ते हैं अपने सेकंड तरीके पे, और वो है सैलरी। अब जैसे जैसे स्टार्टअप में रेवेन्यू जनरेट होने लगता है तो जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं वो कॉम्पनसेशन लेते हैं सैलरी के फॉर्म में। ऑल्दो ये सैलरी इनिशियली थोड़ी सी कम होती है अगर वो फाउंडर किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा होता उससे, बट जैसे जैसे स्टार्टअप ग्रो करता है वैसे उनकी सैलरी भी ग्रो करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का, जिनकी सैलरी 5.6 करोड़ पर एनम है। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ओयो आज तक की डेट में लॉस में है जब से वो स्टार्ट हुआ था। तो देख लीजिए लॉस में भी कंपनी है बट फिर भी उनको सैलरी मिलती है उनके फाउंडर्स को। अब थर्ड तरीका आता है और वो आता है डिविडेंड। अब यूजुअली ये उन स्टार्टअप्स में होता है जहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ हो, तो जैसे ही प्रॉफिट जनरेट होता है तो वहाँ पे उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जितने भी उस स्टार्टअप में स्टेक होल्डर है, जितने भी उसमें इन्वेस्टर्स हैं, उनमें ये डिवाइड कर दिया जाता है इस डिविडेंड को। अब जिसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो डिविडेंड की बात वहाँ कर सकते हैं, बट जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है तो वहाँ पे डिविडेंड की बात ही नहीं हो सकती है। तो इसी में चौथा तरीका आता है और वो होता है बोनस। अब बोनस यूजुअली सैलरी के साथ साथ फाउंडर्स बोनसेस के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और बट ये डिपेंड करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस या उन्होंने कोई टारगेट अचीव किया हो जो कंपनी की ग्रोथ के लिए सेट किया गया था। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क का है। 2022 में उन्होंने बोनस रिसीव किया था टेस्ला कंपनी से, और वो था $23 बिलियन। अब उनकी सैलरी जो है वो $1 है, लेकिन उन्होंने बोनस लिया $23 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सैलरी $1 है, बोनस $23, ये क्या झोल है। तो इस झोल को अगली वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। बट आज की वीडियो में बोनस भी एक अच्छा तरीका है फाउंडर्स का पैसा बनाने का। अब समझते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी। अब कुछ केसेस में मैं यहाँ पे इसीलिए आपको बता रहा हूँ, कुछ केसेस में होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं वो इस इंटेंशन से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं कि वो फ्यूचर में जाके या बाद में जाके कोई लार्ज कंपनी या कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना स्टार्टअप सेल कर दे, या तो लार्ज कंपनी या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्वायर कर ले। अब जो फाउंडर्स होते हैं जब वो कंपनी को सेल करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल इसके साथ आपके साथ
शेयर करूंगा। सबसे पहला एग्जांपल लूंगा क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का, जिनकी लास्ट कंपनी थी फ्री चार्ज, जो 2010 में शुरू हुई थी और विद इन 5 ईयर्स यानी कि 2015 में स्नैपडील ने उसको $400 मिलियन में उसको एक्वायर किया था। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ये एक्विजिशन हुआ था तो जो कुणाल शाह की जो इक्विटी थी फ्री चार्ज में वो अराउंड 20% के आसपास थी। तो भाई $400 मिलियन का 20% निकाल लीजिए तो $80 मिलियन के आसपास उनको मिला होगा कुणाल शाह को। सेम ऐसे ही इंस्टाग्राम के जो फाउंडर रह चुके हैं केविन सिस्ट्रॉम, उन्होंने भी 2012 में जब फेसबुक ने उनकी कंपनी को एक्वायर किया था $1 बिलियन, तो उसमें उनकी जो कंपनी की इक्विटी थी वो अराउंड 40 to 45% थी। तो $1 बिलियन का 40 to 45% निकाल लीजिए, $400 to 450 मिलियन उनको कैश मिला होगा। तो और एक सीक्रेट बताओ, ये भी मेरा फेवरेट तरीका है एग्जिट स्ट्रेटेजी, जिससे मोटा पैसा बनता है। सो बढ़ते हैं अपने अगले तरीके से, और वो है स्टॉक ऑप्शन। स्टार्टअप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसमें फाउंडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो भाई स्टार्टअप करना कोई कूल बात नहीं है। ऑल्दो आप भी एम्प्लॉय हैं बट किसी और कंपनी में नहीं, अपनी खुद की कंपनी में, और असली मज़ा वही है। तो जैसा मैंने बताया कि स्टार्टअप के एम्प्लॉय जिसमें फाउंडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें उनके कॉम्पेंसेशन पैकेज में जो स्टॉक ऑप्शन होता है वो एज अ पार्ट दिया जाता है। अब स्टॉक ऑप्शन जो है वो यूजुअली होल्डर्स को एक राइट देता है कि जो कंपनी की इक्विटी है वो उसको खरीद सकते हैं उसके प्री सेट प्राइस पे। अब प्री सेट प्राइस को समझते हैं एग्जांपल से। सपोज करिए कि कंपनी की जो शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है और पहले उसके शेयर की वैल्यू थी 80 रुपीज़। तो जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं उसके प्री सेट प्राइस पर, यानी कि करंट प्राइस से पहले जो उसकी शेयर की वैल्यू थी उस प्राइस पे, जो कि यूजुअली कम होती है करंट प्राइस से। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जूम के फाउंडर एरिक योन का। उनको स्टॉक ऑप्शन ग्रांट किया गया था एंड 2019 में जब जूम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया एंड 2020 में जो एरिक योन की जो नेटवर्थ थी वो 16 to 17 बिलियन तक चली गई थी। ऑल्दो 2023 में कम हो गई है, $3.5 बिलियन के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ केसेस में जो स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं वो अपनी इक्विटी को सेल करते हैं और कैश ले लेते हैं, और ये जो कैश होता है वो उनके कॉम्पेंसेशन पैकेज में ऐड होकर उनको मिलता है। बट जो लोग उसको सेल नहीं करते हैं तो उनके जो शेयर की वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़ती रहती है। अब इसमें सेकेंड लास्ट जो कि 7th तरीका है फाउंडर से पैसा बनाने का, वो है कंसल्टिंग और एडवाइज़र। यूजुअली जो सक्सेसफुल स्टार्टअप के जो फाउंडर्स होते हैं उनको किसी दूसरे स्टार्टअप में एज अ कंसल्टेंट या एज एन एडवाइस देने के फॉर्म में उनको बुलाया जाता है, और उसके बदले में वो उस स्टार्टअप में कुछ % इक्विटी या उनके इन्वेस्टर बन जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिंक्डइन के को फाउंडर रह चुके रीड हॉफमैन का, जो कि अब यूजुअली सिलिकॉन वैली में एक वेल नोन इन्वेस्टर है और एक एडवाइज़र भी है। तो उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप को एडवाइस किया, बहुत सारे स्टार्टअप में वो इन्वेस्टर भी रह चुके हैं, और उसमें से 2 बहुत बड़े नाम हैं जो कि अब बहुत बड़ी जाइंट कंपनी बन चुकी है, और उसमें है फेसबुक और एयरबीएनबी। जब फेसबुक और एयरबीएनबी अपने इनिशियल डेज पे था तो जो रीड हॉफमैन थे वो उनके इन्वेस्टर थे स्टार्टिंग में। तो देख लो भाई, स्टार्टअप बनाया, सक्सेसफुल हुआ, बेचा, ऑल्दो लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया, वहाँ से पैसा आया, फिर वेल नोन इन्वेस्टर्स बन गए। बढ़िया तरीका है। सो अब लास्ट तरीका और समझते हैं एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट का। अब यूजुअली जो फाउंडर्स की जो नेटवर्थ होती है जब वो एक लेवल पर अच्छी बन जाती है तो जो स्टार्टअप के जो फाउंडर होते हैं वो अलग अलग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जिसको हम बड़े प्यार से एंजल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। आपने बहुत देखा भी होगा कि बहुत सारे फाउंडर आजकल एंजल इन्वेस्टर भी बन चुके हैं। तो ये चीज़ें होती है। ऑल्दो ये जो स्टार्टअप फाउंडर होते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ भी इन्वॉल्व रहते हैं जहाँ पे हाई रिटर्न का गेम हो, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं जहाँ पे वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे गेम भी काफ़ी बड़ी होती है।
सो ये थे टोटल 8 तरीके स्टार्टअप के जो फाउंडर है वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो अगर आपको इसमें से जो भी पसंद आया फटाफट से कमेंट में बताइए, और मैंने अपना ऑलरेडी फेवरेट तरीका आपको बता दिया है। सो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ।